अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एजेंट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एजेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया था। उसमें हमने ऑलरेडी 3 टाइप्स के एजेंट्स पढ़े हैं। तो पहला हमारा जो था वो हुआ रिएक्टिव एजेंट्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मॉडल बेस्ड एजेंट्स। ये पढ़ने के बाद हमने एक और एजेंट का डिस्कशन किया था, दैट वाज गोल बेस्ड एजेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ने लेक्चर रिवाइज किया होगा और आप लोगों को ये चीज़ आती होगी। नाउ फ्रॉम टुडेज क्लास हम लोग बाकी जो एजेंट्स के टाइप है वो देखेंगे। ये आपको सिर्फ याद रखना है, इट्स नॉट अप्लाइड डायरेक्टली। आपको एप्लीकेशन डायरेक्टली इसका नहीं दिखेगा, पर आपको अगर ये पता है तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि रिएक्टिव एजेंट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मॉडल बेस्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है और गोल बेस्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आज जो हम पहला एजेंट देखेंगे दैट इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। पहले हम इस वर्ड का मतलब देखते हैं, यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, गोल तो आपको समझ आ गया कि गोल बेस्ड एजेंट में कुछ तो गोल होता है। अब यूटिलिटी क्या होता है, लेट्स सपोज कोई भी काम तुम करते हो, उसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो उसमें कुछ फायदा आएगा या तो उसमें कुछ नुकसान आएगा। उस फायदा या उस नुकसान आने को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी जब काम करेगा, कोई सपोज आप लोग अभी ये क्लास ले रहे हो, तो लॉन्ग रन में आपको ये क्लास लेने से फायदा है, तो इस क्लास का कोई ना कोई यूटिलिटी है। तो जब आप लोगों ने वर्ड सुना, यूटिलाइजेशन है कि कहां पे काम आती है कोई चीज। व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का क्या यूटिलाइजेशन है। पानी को हम डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहां पे यूज में आता है। वर्ड जो यूज है उससे ये वर्ड यूटिलिटी बना है, यानी कि कौन सा फायदा या कौन सा नुकसान है किसी चीज का। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स एक किस्म के एजेंट्स है, क्योंकि गोल बेस्ड में हमने देखा कि उसमें ये होता है, उसको एक गोल दिया जाता है और वो गोल के हिसाब से अपना काम करता है। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में क्या होता है, ये ऐसे एजेंट्स है जो गोल तो कंसिडर करते ही है, इनको अगर गोल दिया जाता है वो कंसिडर करते ही है, लेकिन ये हर एक्शन को देखते हैं या कोई भी पर्टिकुलर आउटकम जो भी ये काम करते हैं उसके हिसाब से यूटिलिटी देखते हैं कि ये जो एक्शन मैंने की ये कितने फायदेमंद था या कितने नुकसानदायक था। ठीक है, ये दोनों चेक करते हैं। तो दे ऑल्सो सी यूटिलिटी। ये वर्ड यूटिलिटी को आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। यानी जब भी ये एजेंट्स काम करते हैं गोल के साथ साथ ये एक और चीज करते हैं। क्या करते हैं, ये आउटकम को भी देखते हैं, यानी आउटकम जो है उसका कितना यूटिलिटी था। आउटकम मतलब है जो उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सपोज एक एजेंट ने कुछ किया और उसके बेस पे वो देखता है फिर वो कितना अच्छा था, वॉज इट डिजायरेबल और नॉट, यानी कि वो अच्छा था मेरे लिए या नहीं अच्छा था। तो उसी हिसाब से वो उस आउटकम को यूटिलिटी को असाइन करता है। ओके, उस चीज को जिससे वो करता है उसको हम लोग यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। यूटिलिटी फंक्शन, तो यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, आप ऐसा मान लो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, कोई भी आउटकम आएगा तो वो इसमें इनपुट जाता है इस यूटिलिटी फंक्शन में, और लास्ट में ये बताता है कितना यूटिलिटी आपको मिला। ठीक है, तो ये कब चाहिए होता है हमें, क्योंकि अगर हमें डिसीजन मेकिंग और ये सब चीज अनसर्टेनिटी में करें, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमें कोई डिसीजन लेना है कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिसका हमारे पास नुकसान हो सकता है या कोई फायदा हो सकता है, तो हम गोल के साथ साथ यूटिलिटी का भी ख्याल रखते हैं कि कोई भी एक्शन का हम लोग यूटिलिटी देख सकते हैं। तो अब मैंने जैसे बोला कि दिस इज अ मल्टी क्राइटेरियन डिसीजन मेकिंग, जब आपको डिफरेंट क्राइटेरिया इस पे कोई डिसीजन लेना होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग को सपोज कभी कॉस्ट देखना पड़ता है कि कॉस्ट कितना होगा, बेनिफिट क्या है ये चीज करने का, इसके रिलेटेड रिस्क क्या है, ये सब चीज ये नाप लेता है। वंस इट टेक्स एन एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सारी यूटिलिटी चेक करता है कि मुझे कितना कॉस्ट लग सकता है। इसका कॉस्ट सिर्फ पैसे का नहीं, सपोज अगर मुझे कोई चीज करना तो कितनी मेमोरी लगेगी, ये करने से क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे ये स्टेप लेने में कितना रिस्क है। तो ये सारे के सारी चीज को एवेलुएट करता है, और एवेलुएट कैसे करता है, ये यूटिलिटी फंक्शन से। यूटिलिटी फंक्शन मतलब ये देखता है कि हर एक आउटकम जो है वो कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है, तो इसको ये चेक करता है और गोल के साथ साथ ये सब चीज करता है। ठीक है, तो ऐसे एजेंट्स जो क्या करेंगे, जो गोल के साथ साथ हर आउटकम का यूटिलिटी चेक करेंगे। यूटिलिटी का मतलब है कि कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये उस हिसाब से जो एजेंट काम करेगा वैसे एजेंट्स को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। ठीक है, तो इनको कब यूज करना चाहिए, जब आपके पास बहुत ही कंस्ट्रेंट, आपको ये भी करना है कि कॉस्ट कम होना चाहिए, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और कम से कम रिस्क लेना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं पे आते हैं जहां पे आप कॉस्ट कंस्ट्रेंट हो, कि आपके पास जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहिए। ओके, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा, तो वैसे एजेंट्स में हम लोग यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स यूज करते हैं। फिर से मैं एक बार बताऊंगा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होता है, गोल के साथ साथ ये हर आउटकम का यूटिलिटी चेक करते हैं। यूटिलिटी का मतलब है कि कोई चीज कितने फायदेमंद है या कोई चीज कितनी नुकसानदायक है, ये उसको इवेलुएट करते हैं। और किससे इवेलुएट करते हैं, बाय यूजिंग ए यूटिलिटी फंक्शन। और कब है ये आइडियल यूज करना, जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हो। ठीक है, आपके पास डिफरेंट तरीके हैं कोई चीज करने के, तो इसको मल्टीपल क्राइटेरिया चेक करने पड़ते हैं। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल दे दूं, सपोज आपको घर से लेके दिल्ली तक जाना है, अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया, आप लोग एयरप्लेन में जा सकते हो, आप लोग बाय रोड जा सकते हो, कोई पैदल जा सकता है, कोई साइकिल पर जा सकता है, बहुत सारे मीन्स है,
पर आपको अपना आप देखना पड़ेगा कॉस्ट कितना है। अगर आपको लगा कि मुझे मेरे पास कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे भी जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है कि मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है, तब आप लोग फ्लाइट चूज करोगे। ठीक है, उसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज है। सिमिलरली अगर आपको लगता है नहीं मुझे कॉस्ट का कंस्ट्रेंट, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे हमारे पास तजमुल था, तब तजमुल के पास टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, तो तजमुल ने सोचा कि हम लोग बाय सरफेस यानी कि गाड़ी से जाते हैं। सपोज अगर मैं जाता तो मेरी जनरली टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो मैं कोशिश करता कि मैं प्लेन से जाऊं ताकि मेरा टाइम बच जाए। वैसे अगर कोई ऐसा टास्क हो जिसमें ये मल्टीपल क्राइटेरिया हमें देखने, तब हम लोग जाके क्या करते हैं, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स, और हर आउटकम के लिए हम लोग एक यूटिलिटी चेक करते हैं, यूटिलिटी फंक्शन से देखते हैं कि कितना फायदा आने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है, ये समझ आया आपको यूटिलिटी एजेंट्स। नाउ विल गो टू अदर एजेंट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है लर्निंग एजेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एजेंट्स जनरली क्या होता है कि ये एजेंट सीखते नहीं है साथ में, आपने इनको कोई काम दे दिया, ये वो करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग मच। तो जैसे इन्होंने कोई चीज सीख ली उसके बाद ये याद नहीं रखते। पर इंसान को तुम देखो, इंसान की खासियत ये होती है वो काम करने के साथ साथ सीख भी जाता है। सपोज अगर मैंने कोई काम से ताबिश को करने को बोला, ताबिश तो वो काम करेगा, और लेकिन करते करते वो सीख भी जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर उसको वही काम दिया जाएगा या कोई ऐसा काम जो उसके रिलेटेड होगा, तो वो उसको अच्छे से कर लेगा। ये हर एक ह्यूमन पे अप्लाई होता है। ह्यूमंस में एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअल लर्निंग। कंटिन्यूअल लर्निंग, कंटिन्यूअल लर्निंग का ये मतलब है कि भले आप बिल्कुल बैठो तो आपका दिमाग कोई ना कोई चीज सीख लेता है। सपोज अभी आप लेक्चर में बैठे हो तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। इवन आप जब आप लेक्चर में नहीं बैठे होते, जब आप गेम खेल रहे होते हो, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हो, आप चल रहे होते हो, तो हमेशा तुम्हारा दिमाग क्या होता है, वो लर्निंग मोड में होता है, वो हमेशा सीखता है। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअल लर्निंग। यानी कि आज भी आपने कुछ सीखा, कल भी आप कुछ सीखो, जितना जितना आप उम्र गुजारोगे यहाँ अर्थ पे, तो उतना आप कोई ना कोई चीज रोज सीखते जाओगे। भूल भी जाता है इंसान, वो भी है, लेकिन कंटिन्यूअल लर्निंग भी है। लेकिन जो ये एजेंट्स में ये कंटिन्यूअल लर्निंग नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एजेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली उनका परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव करते हैं। ये पता कैसे लगेगा कि ये लर्न कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, खुद ब खुद सीख रहे हैं। तो लर्निंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये ओवर टाइम जो है, ये टाइम के साथ साथ अपना परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करते हैं। जो इनका परफॉर्मेंस है उससे पता लगेगा कि इनने सीखा। तो ऐसे एजेंट्स जो काम करने के साथ साथ ओवर टाइम क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस ये सब अपडेट करते हैं। और अपडेशन में क्या होता है, इनका इंटरनल मॉडल होता है, उसको अपडेट करते हैं, इंटरनल मॉडल्स को ये अपडेट करते हैं। तो इंटरनल मॉडल अपडेट करने से क्या होता है, ओवर टाइम इनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे सीखते हैं। लर्निंग सुपरवाइज्ड हो सकती है, अनसुपरवाइज हो सकती है, रीइंफोर्समेंट, कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। पर ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं। इसको हम लोग, ऐसे लर्निंग को हम लोग अडेप्टिव लर्निंग कहते हैं। अडेप्टिव लर्निंग का मतलब है कि वो डिसीजन मेकिंग कंटिन्यूअस फीडबैक से वो अपने एक्शन से सीख लेते हैं। तो ऐसे लर्निंग को हम लोग अडेप्टिव लर्निंग कहते हैं। अडेप्टिव लर्निंग, अडेप्टिव लर्निंग का मतलब है कोई काम कर रहे होते हैं ये, और करने के साथ साथ इनको लगता नहीं ये चीज गलत हुआ, ये चीज सही हुआ, तो उसी के हिसाब से वो अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट का मतलब है कोई चीज में अडेप्ट कर लेना। तो अडेप्टिव लर्निंग मतलब कोई काम करते करते कोई चीज सीख लेना, तो उसको हम लोग अडेप्टिव लर्निंग कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी होती है। उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन, दोनों वर्ड्स का मतलब समझाता हूं मैं, उसके बाद हम देखते हैं ये कैसे। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कोई चीज एक्सप्लोर करना। सपोज अगर मैं कभी कश्मीर नहीं आया हूं, इफ आई एम कमिंग टू कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस जगह पे एक्सप्लोर करूं, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाऊं और उनको देखूं। वैसे आप लोग सपोज यूएस नहीं गए हो, आप लोग बैंगलोर नहीं आए हो, तो अगर आपको ये चीजें एक्सप्लोर करनी, एक्सप्लोर का मतलब है नई नई चीजें देखना। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज ऑलरेडी पता है और उसका तुम बहुत ही फायदा उठा रहे हो, तो उसको कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बंदा किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, एक्सप्लॉइट या ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसको कोई चीज पता होती है उसके बारे में, तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। एक्सप्लॉइट मतलब कोई चीज का फायदा उठाना। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लोर का मतलब है एक्सप्लोर करना, जनरल मतलब कि कोई नई नई चीज को देखना। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कोई ऑलरेडी चीज पता हो उसका फायदा उठाना, उसको हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। अब ये जो एजेंट्स होते हैं ना, क्योंकि इनको सीखना होता है, अब ये क्या करते हैं, इनके पास सेट ऑफ एक्शंस होता है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इनके पास अब प्रॉब्लम है कि नई एक्शन हम लोग देखें या जिन एक्शन से हमने पहले ही अच्छा फायदा उठाया उनको यूज करते रहें। ठीक है, तो अगर कोई एक्शन ऐसा है जिनसे इनको पहले से अच्छा रिवॉर्ड मिला है, जो जिनसे इनका अच्छा काम हुआ है, तो ये बार बार एजेंट चाहता है कि वही एक्शन में बार बार करूं क्योंकि उससे मुझे ज्यादा फायदा आ रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉइट करना, यानी कि सेट ऑफ एक्शंस में से ऐसा एक्शन चूज करना जिसने बार बार मुझे अच्छा रिवॉर्ड दिया है, जिसने बार बार मुझे अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अगर मैं बार बार वही यूज करूं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये एक्शन करने से मेरा अच्छा फायदा आ रहा है। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्शन का मुझे पता ही नहीं कि वो क्या कर सकती है, वो रिवॉर्ड भी दे सकती है और पेनलाइज भी कर सकती है। यानी रिवॉर्ड भी दे सकती है,
यानी फायदा करा सकती है या पेनलाइज करा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मुझे एक्सप्लोर भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी एक्शन मैं करूंगा जिसके बेस पे मुझे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है, बहुत अच्छा फायदा आ सकता है, तो वो एक्सप्लोर भी करना पड़ता है। तो ऐसे एजेंट्स क्या करते हैं, ये जो लर्निंग एजेंट्स होते हैं, ये कंटिन्यूअसली एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एक्शंस को यूज करते हैं जिनसे इनको ऑलरेडी फायदा पहुंचा है, वैसे एक्शंस करते हैं, और एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, जो एक्शन उन्होंने यूज नहीं किया है उनको भी यूज करते हैं, ताकि इनका होप ये होता है कि मैं जो एक्शन चूज कर रहा हूँ शायद ही कोई ऐसा एक्शन होगा जो मुझे अच्छा सा रिवॉर्ड दे, अच्छा सा फायदा पहुंचाए। तो इसीलिए ऐसी चीजों को करने को हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। यानी ये जो एजेंट्स है ना, ये नए नए एक्शन को एक्सप्लोर करते रहते हैं, और पुराने जो अच्छे आउटकम्स जो दिए थे, एक्शन दिए थे, उनको ये एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कहां पे अच्छे हैं, ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा। तो सपोज ये जनरलाइज अच्छा करते हैं, ये जो एजेंट्स है ना, ये वाले एजेंट्स लर्निंग एजेंट्स, ठीक है, ये जनरली रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स में आता है। तो वहां पे अगर तुमने देखा होगा एक चेस गेम था, आप लोगों को पता होगा एक चेस एक गेम है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को ऐसे ही हराया। तो एक चेस का एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम लिखा गया, तो उसके बाद क्या किया, उस एजेंट ने आपस में बहुत टाइम खेला। ठीक है, तो जब ये चेस बना, तो उसके बाद बहुत बड़े प्लेयर को बोला कि तुम इसके अगेंस्ट खेलो, तो उसने दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर को हरा दिया। यानी ये चेस, उनको हम लोग कहते हैं अल्फा गेम्स। यानी जो ये गेम्स थे जो कि गूगल डीप माइंड ने किया था, ये गूगल डीप माइंड ने अपने एजेंट्स को ऐसे ट्रेन किया था। ओके, और इवन एक गेम होता है गो सबसे कॉम्प्लेक्स गेम है, गो चेस से भी कॉम्प्लेक्स गेम है। तो इन्होंने अपना एक एजेंट ट्रेन किया ये गो को रीइंफोर्समेंट यूज करके, तो उसने दुनिया में सबसे बड़ा जो गो प्लेयर था उसको भी हराया। उसने शायद उसमें से 4-5 में से एक गेम सिर्फ इंसान ने जीती, और 4 गेम्स जो है वो ह्यूमंस ने जीती। एंड यू कैन यूज सच थिंग्स टू मेक देम प्ले गेम्स, यानी इनकी मदद से हम लोग इनको कोड करके गेम खिला सकते हैं, ऑटोमेटिक गेम खेल सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ह्यूमन से अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गेम खेलना है ना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। अगर एक एजेंट सीख लेता है कैसे गेम खेलना, वो कौन सी एक्शन लेना है, कौन से एक्शन से मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिला, तो उसको ये सब चीजें देखनी है। तो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे कि जब ये अल्फा गो ने हराया था, उस टाइम वो पूरा का पूरा कंट्री रोया था कि हम अभी इंसानों का इंटेलिजेंस जो है वो पीछे छूट रहा है और एजेंट जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं। तो ये ऐसा एजेंट था जिनको हम लोग कहते हैं लर्निंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं, ये साथ साथ सीखते रहते हैं, इनके पास एडेप्टिव लर्निंग होता है। और कैसे सीखते हैं ये, बाय यूजिंग एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। यहां तक अगर आपको समझ आया, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एजेंट पे चलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम्स। मल्टी एजेंट सिस्टम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टी एजेंट सिस्टम्स। अब मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें एक एजेंट नहीं होता, इसमें मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल एजेंट्स में आपने सपोज यही 10 एजेंट को आप आपस में लगा दिया। अब यहां पे क्या होता है, वहां पे वो कॉपरेट कर सकते हैं। आप एक इंसान को एक एजेंट मान सकते हो। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, एक जगह हम लोग रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारे रिसोर्स के लिए कंपीट करते हैं। सपोज सब लोगों को पैसा चाहिए होता है, हर एक चाहता है कि मेरे पास से ज्यादा पैसा आए, तो इसका मतलब है उस चीज पे हम लोग कंपीट करते हैं, और बहुत सारी चीजों पे कॉपरेट करते हैं। जैसे कि कोई काम करना हो तो 2-3 लोग मिलके कोई वो काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉपरेशन। है 2 टर्म्स है यहाँ पे, कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन का मतलब है अगर कोई चीज है उसको हम लोग इकट्ठा जाके करते हैं तो उसको हम लोग कॉपरेशन कहेंगे। सपोज यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज हमारा गोल यह है कि हम सब लोग को सीखना है कोई चीज, तो यहाँ पे हम लोग को कॉपरेट करना अच्छा रहेगा। तो कभी कभी कंपीट करना पड़ता है, जैसे सपोज कोई रिसोर्स, जैसे मैंने पैसे का एग्जांपल दिया, वैसे जॉब्स होती है, वहां पे आप लोग को कंपीट करना पड़ता है। अब ये जो एजेंट्स है ना, इनको या तो कंपीट करना पड़ता है, या तो कॉपरेट करना पड़ता है, या मिक्स कॉपरेट और कंपीट करना पड़ता है कोई चीज करने के लिए। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम लोग मल्टी एजेंटिक सिस्टम कहते हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिसेंटली, जो ओपन क्लॉ रिलीज हुआ था, तो उसमें ये मल्टी एजेंट था, मल्टी एजेंट सिस्टम्स। तो उसमें जब उन एजेंट्स को खुला छोड़ा गया एनवायरमेंट, बोला कि जो तुम्हें करना है करो, तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने मोल्ट बुक बना दिया। मोल्ट बुक में वो आपस में बात कर रहे थे। एक जो बॉट है वो तो उसने तो ऐसा कि उसने अपना रिलीजन बना दिया, उसने मजहब बना दिया अपना। उसने बाकी लोगों को बोला मैं तुम्हारा प्रॉफिट हूं, तुम मेरा रिलीजन फॉलो करें। ये बॉट्स आपस में ये कर रहे थे। तो रिसेंटली ऐसा देखा गया कि इन्होंने अपना करेंसी सिस्टम बना दिया, यानी कि मनी वाला जो सिस्टम है, यानी कि एक दूसरे को फिर पैसे देने, क्योंकि एक मॉनेटरी एक प्रॉपर एक सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम ये सिस्टम, ये किसने बनाया, ये ह्यूमंस ने बनाया मिलके। क्योंकि पहले तो एजुकेशन सिस्टम नहीं था, पहले तो पैसा नहीं था, ये सब किन्होंने बनाया, इंसानों ने बनाया। जब ये मल्टी एजेंट सिस्टम्स में इन एजेंट्स को खुला छोड़ दिया गया, तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट वही स्टार्ट करना किया जो एक इंसान करता है। फिर से मैं बताता हूं, मल्टी एजेंट सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। ये एक एनवायरनमेंट में शेयर्ड एनवायरनमेंट होता है, इनके पास एक एनवायरनमेंट होता है और बाकी एक साथ ये सब एजेंट होते हैं। अब या तो वो कॉपरेट कर सकते हैं या तो वो कंपीट कर सकते हैं। कॉपरेशन का मतलब है कोई काम करने के लिए वो इकट्ठे आते हैं। कंपीट का मतलब अपना वो इंडिविजुअल गोल मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, कंपटीशन में आ जाते हैं। या तो वो मिक्स करते हैं, कॉपरेशन और कंपटीशन, इन दोनों का मिक्स करते हैं। तो इससे क्या आता है, इससे बहुत कुछ चीजें सॉल्व हो सकती है।
इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, हर एक इंसान को तुम एक एजेंट मानो, इस पूरी दुनिया को एनवायरमेंट मानो, और ये जो पूरा सिस्टम है दिस लाइक ए मल्टी एजेंट सिस्टम। और आजकल हम लोग कंप्यूटर्स में भी ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया, ये जो ओपन क्लॉ है, ये हर एक के पास अपना एजेंट होगा एंड देन दे विल बी पुट इन एनवायरमेंट। उनको हम लोग एनवायरमेंट में खुला छोड़ देंगे, हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करेंगे, ये क्या करेंगे। जैसे मैंने बोला, इन लोगों ने मोल्ट बुक बना दिया, आपस में चैट करने लग गए, इन्होंने रिलीजन बना दिया, ठीक है, इन्होंने मॉनिटरी सिस्टम बना दिया, और बहुत सारी चीजें ये लोग करने लगे जैसे ह्यूमंस ने किया है। क्योंकि ह्यूमंस भी क्या है, दे ऑल्सो आर लाइक एजेंट्स, वो भी एजेंट्स की तरह ही काम करते हैं और इनका एक शेयर्ड एनवायरमेंट होता है। तो ऐसे एजेंट्स जहां पे हमारे पास एक एनवायरमेंट होगा और मल्टीपल एजेंट्स उस एनवायरमेंट को शेयर करते होंगे, वैसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम, यानी सिस्टम जिसमें एक एनवायरमेंट होगा और बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे होंगे। तो टिपिकल एग्जांपल आप पूरी दुनिया को मान सकते हो मल्टी एजेंट सिस्टम है, पूरी दुनिया एक मल्टी एजेंट सिस्टम है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं इसके लिए। सपोज अगर तुम लोग तुम्हारे पास कोई सपोज एक एनवायरमेंट है, सपोज तुम्हें कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनानी है। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। लेट्स सपोज बहुत लोगों को पैसा मिल रहा है ये बिल्डिंग बनाने से, तो लोग पहले कंपीट करेंगे, मुझे बनाना चाहिए इस बिल्डिंग को। फिर जिन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये बिल्डिंग बनाने का, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपस में कॉपरेट करेंगे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो ये भी एक मल्टी एजेंट सिस्टम में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक जो इंसान है दैट इज लाइक एन एजेंट, और ये बिल्डिंग बनाना और ये पूरे एनवायरमेंट में इनका गोल यहाँ पे है। तो दोनों जगह ये कॉपरेट हो रहा है। अब कॉपरेट तब कर रहे हैं जब वो बिल्डिंग बना रहे हैं, और कम्पीट ये कर रहे हैं किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो आप इसका टिपिकल एग्जांपल याद रखो कि पूरी दुनिया जो है ये एक मल्टी एजेंटिक सिस्टम की तरह बिहेव कर रही है। यहां तक सबको समझ आया? अब हम लोग नेक्स्ट एजेंट्स पे जाएंगे। जो लास्ट टाइप्स ऑफ एजेंट्स है इनको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल एजेंट्स। हायरार्किकल एजेंट्स, अब मुझे स्पेलिंग देखना है। हायरार्किकल एजेंट्स, आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग्स, जनरली मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है स्पेलिंग में। तो हायरार्किकल एजेंट्स क्या होते हैं? हायरार्की का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है जो कोई चीज जो स्टेप्स में डिफाइंड हो, उसको हम लोग हायरार्की कहते हैं। सपोज स्कूल्स में हायरार्की होता है, कैसे पहले प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, फिर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, फिर वैसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी हर एक एजुकेशन सिस्टम में हायरार्की है। या आपको जब पढ़ना पड़ता है तो आप पहले क्लास फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, आप एक हायरार्की में चलते हो। हायरार्की मतलब यही होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज को करने के लिए। तो ये हायरार्किकल एजेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी हायरार्की यानी मल्टीपल लेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, इसमें अगर इनको कोई प्रॉब्लम दिया जाए, सपोज पहले ये उस प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यानी फिर वो टास्क को डिवाइड करते हैं। सपोज इनको कोई काम दे दिया, सपोज कोड दिस, अब ये क्या करेंगे, ये उस टास्क को ब्रेक करते हैं। कोई भी टास्क दे दो, क्योंकि मैंने बोला इनको हायरार्किकल एजेंट्स कहते हैं, तो ये टास्क को ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि इंसान भी बहुत टाइम करता है। अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग को वो पूरा ब्रेक डाउन करता है। वो सोचता है कि पहले ये इसकी बेस बनानी है, फिर इसका एक डिजाइन बनाना है, फिर इसमें लेट्स सपोज हम लोग ईंटें लगाएंगे, फिर उसके बाद छत लगाएंगे, फिर इसका इंटीरियर डिजाइन करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। वैसे ये जो हायरार्किकल एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग के थ्रू टास्क का डिवीजन करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जैसे उनको स्मॉलर सब टास्क में तोड़ा, फिर एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले एक टास्क करेंगे, बाद में एक टास्क करेंगे, और फिर सबको पुट टुगेदर करेंगे। तो ऐसे एजेंट्स को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल एजेंट्स। ये मल्टीपल एजेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सपोज इसमें एक एजेंट होगा जिसको हम लोग ऑर्केस्ट्रेटर कह सकते हैं। वो उनको बोलेगा कि एजेंट 1 को ये करना है, एजेंट 2 को ये करना है, एजेंट 3 को ये करना है। ये उनको मिल के काम कराएगा। यानी हायरार्किकल एजेंट में क्या होता है, एक टास्क होता है, उस टास्क को ब्रेक डाउन किया जाता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास आएंगे सब टास्क। यानी सब टास्क का मतलब है छोटे छोटे टास्क आएंगे। तो ये सब टास्क जो है ना, ये बहुत सारे एजेंट्स मिलकर कर सकते हैं, या वही एजेंट एक एक करके करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल एजेंट्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? फिर से मैं बताता हूं आपको 7 किस्म के एजेंट्स हमने पढ़े। तो पहला किस्म का एजेंट था रिएक्टिव एजेंट, फिर मॉडल बेस्ड एजेंट, फिर गोल बेस्ड एजेंट, फिर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, उसके बाद लर्निंग एजेंट, उसके बाद हमने सीखा मल्टी एजेंट सिस्टम्स, उसके बाद हमने देखा हायरार्किकल एजेंट्स। इतने ही टाइप्स के हमारे पास एजेंट्स होते हैं। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये नाम याद है और पता है कौन सा एजेंट क्या कर रहा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अभी तक हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से काम कर सकते हैं एजेंट्स, कौन कौन से काम कर सकते हैं। कोई भी काम जो डिजिटली हो सकता है, डिजिटली जो भी काम होगा, डिजिटल वर्क। डिजिटल काम मतलब क्या होता है, सपोज आपको कोई चीज ऑनलाइन करनी है, टिकट बुक करना है, कोई गेम खेलनी है, या किसी को मैसेज करना है, तो इस सब को हम लोग डिजिटल वर्क कंसिडर कर सकते हैं। ये एजेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स है आजकल, तो ये पूरा का पूरा डिजिटल वर्क तुम्हारा कर देंगे। एवं तुम्हारे बेस पे ये ऑनलाइन एग्जाम तक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, ये सारे जो एजेंट्स हमने टाइप्स पढ़े। अभी जो करंटली बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी एलएलएम जो है वो एजेंट के ब्रेन की तरह एक्ट करता है, जो मैंने पहले क्लास में बताया था।
तो यू हैव एजेंट, एलएलएम जो होता है वो कोर, इसके कोर में होता है। जब भी इसको कोई काम करने को बोलते हो तो ये क्या करता है, वो इनपुट ले लेता है और इस एलएलएम को पूछता है कि क्या करना चाहिए, फिर एलएलएम एक स्टेप्स देता है इसको, और फिर क्या करता है, वो स्टेप से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके पास मान लो हाथ और पांव है, उसके बाद इसके पास दिमाग तो है एलएलएम, और उसके बाद ये क्या करता है, बाकी सब एजेंट जो मैंने आपको बताया ओपन क्लॉ, तो ओपन क्लॉ भी एलएलएम को यूज करता है, और फिर इस यूज करने से वो उसको एलएलएम बताता है तुम्हें क्या करना है, लेकिन करता है एक एजेंट ही है, और एजेंट के पास अपनी मेमोरी भी होती है, अब याद भी रखता है कि मैंने पिछली बार क्या किया था, इसमें वो कंटिन्यू लर्निंग भी होता है वो सब चीज। लेकिन एलएलएम क्या है, ये इसके कोर पे है। जनरली जो आज एआई एजेंट्स है ना, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, मैंने सब एजेंट्स आपको बता दिए, लेकिन जो पर्टिकुलर एआई एजेंट्स होते हैं तो उनके कोर पे अभी क्या होता है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो कुछ पूछते हैं, उसके बाद वो उनको बताता है क्या करना चाहिए, तो फिर ये बाकी काम एलएलएम वो एजेंट करता है। यानी कोई एक्शन लेने को एलएलएम ने बोला तो फिर वो जाके वो एक्शन करता है। यानी मैंने बोला ऑलमोस्ट जो भी तुम्हारा डिजिटल वर्क है, डिजिटल काम जो भी ऑनलाइन होता है, वो सब का सब एक एजेंट कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिया, ओपन क्लॉ इज एन एजेंट जो ये सब चीज कर सकता है। तुम इसको बताओगे मेरे लिए फ्लाइट बुक करो, ये फ्लाइट बुक करके देगा। तुम इसको बता सकते हो मेरे लिए ऑर्डर करो, ये फूड ऑर्डर कर सकता है। तुम इसको बताओ कि मेरे बिहाफ पे किसी को मैसेज करो, तो वो भी ये कर सकता है। तो ये है कि इसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इन एजेंट्स को हम लोग कहते हैं लाइक जनरली वी वांट जनरल एजेंट, जिसका जनरल इंटेलिजेंस होगा। तो ऐसे एजेंट जो हमारे इनको इसलिए कहते हैं एआई एजेंट्स। क्यों एआई एजेंट्स? क्योंकि ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। इसके कोर में क्या है, एलएलएम या एलआरएम इसके कोर में होता है। रीजनिंग मॉडल भी हो सकता है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी होता है। कोई कुछ भी पूछोगे इसको तो ये क्या करता है, एलएलएम को पूछता है, फिर उस पर देखता है कि और क्या करना चाहिए। अगर उसको फिर लगता है कि नहीं कुछ और करना है, ये फिर से एलएलएम को कॉल कर देगा, एक पूरा प्लान लेके आएगा, फिर एलएलएम से बोलेगा कि कौन कौन से स्टेप्स निकालने, उसके बाद वो स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता है। यानी कोई भी डिजिटल काम जो ऑनलाइन होता है ये सब का सब कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि आप अपना पूरा डिजिटल क्लोन बना सकते हो। सपोज आप बैठे हुए होंगे, आपको किसी को ऑनलाइन मैसेज करना है, तो आप उस एजेंट को बोलो कि जो भी ऑनलाइन काम करना है वो तुम संभालो, मुझे फोन को टच नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये ओपन क्लॉ को सेटअप कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम के, आपके भी यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देगा, ये सब कुछ कर देगा। इवन वीडियो जनरेट कर सकता है, उसका भी उसको पता होगा कैसे वीडियो जनरेट करने हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजों को हम लोग बॉट्स कहते हैं, ये ऑटोमेट कर देते हैं काम। तुम्हारी जगह पे ये कमेंट कर सकते हैं, तुम्हारे अकाउंट को यूज करके कुछ और भी कर। रिसेंटली अगर आप तुमने देखा होगा तो एक लेडी थी जो बहुत ही शायरी बोलती थी, तो वो बहुत ही फेमस हुई, उसके 30-30 मिलियन व्यूज आते थे। तो लोगों को लगभग 1-2 महीने के बाद पता चला कि ये एक्चुअल लेडी है ही नहीं, ये तो एआई किसी ने बना दिया था। किसी ने एआई बनाया था, वो उसको शायरी वो सब कर रहा था और उसका एक अकाउंट चला रहा था। दिस वाज वन केस। सेकंड केस में ऐसा हुआ कि एक हॉलीवुड का एक्टर था, ही वाज उसने तो कुछ नहीं किया, किसी और बंदे ने उसका डिजिटल क्लोन बना दिया। उसने किसी लड़की को बोला आई एम दिस एक्टर, वो लड़की पहले तो मना किया कि मैं नहीं हूँ, फिर उसने फोटो बनाए, उसके डिफरेंट वीडियोस बनाए, उस लड़की को भेजे। इन द स्पैन ऑफ कपल ऑफ मंथ क्या किया, उसको भरोसा दिलाया कि मैं वही एक्टर हूँ। फिर कुछ टाइम बाद बोला कि उसकी वॉइस में आवाज में बात की, वो सब किया, और बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ये भी केस यहाँ का यूएस का केस है। तो फिर उस लड़की ने क्या किया, उसने पैसा दे दिया, उसको लगा कि सही में वही एक्टर है, यानी वो हॉलीवुड एक्टर था। तो उसके बाद उसको लगा कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो ये सब चीजें पॉसिबल है कि किनकी वजह से, एआई की मदद से। और लोग अभी एजेंट्स के साथ सहारे बहुत सारा काम ऑटोमेट कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एजेंट्स का कुछ डेमो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है।